नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूके रवांडा माइग्रेंट डील के बारे में। यूके शरणार्थियों का सौदा कर रहा है, इस तरह के आरोप यूके पर लग रहे हैं क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने अफ्रीकी देश रवांडा के साथ एक डील साइन करी है जिसमें ऑफिशियली इसको रेफ्यूजी डील नहीं कहा जा रहा है, इसका नाम है माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप। लेकिन यह समझौता कहता है कि यूके अपने देश में आने वाले शरणार्थियों को रवांडा भेजेगा। तो ये किस तरह से पूरी स्कीम काम करेगी, इसकी आलोचनाएं क्या है, यूएनएचसीआर का इस पर क्या कहना है, इन्हीं सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। लेक्चर्स के पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 20% डिस्काउंट 30 अप्रैल तक ऑनगोइंग है। इसकी ज्यादा डिटेल मैं आपको बताऊंगा अंत में। रविवार को कॉम्बैट आ रहा है जिसमें हिस्सा लेकर आप सभी सब्सक्रिप्शंस को फ्री में अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस कॉम्बैट में मेरे द्वारा बनाए गए हैं। डू अटेम्प्ट देम एंड लेट मी नो कि किस तरह के क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले असाइलम और रेफ्यूजी की डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, हिंदी में दोनों को शरणार्थी कहा जाता है लेकिन इंग्लिश में दोनों का मतलब अलग हो जाएगा। असाइलम सीकर वो व्यक्ति होता है जो एक देश से, अपने देश से निकलकर दूसरे देश में जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए। उसे डर है अपने देश में कि या तो सिक्योरिटी का डर होगा, उसकी जान को खतरा है, इस तरह के व्यक्ति को हम कहेंगे असाइलम सीकर। और रेफ्यूजी वो व्यक्ति होता है जो अपने देश को छोड़ता है। ही हैज फ्लेड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, ही और शी हैज फ्लेड देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड अनएबल और अनविलिंग टू रिटर्न। एक बार आप देश छोड़कर चले गए और आप वापस जाना नहीं चाहते या जा नहीं सकते क्योंकि या तो आपको आपके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर और किसी पर्टिकुलर एथनिसिटी को बिलोंग करने के आधार पर परसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि सरकार आपके खिलाफ कदम उठा सकती है। तो उस स्थिति में वो व्यक्ति रेफ्यूजी कहलाता है। देखिए, जो भी व्यक्ति एक बार देश छोड़कर निकला है, कहीं और जा रहा है शरण लेने के लिए, तो वो असाइलम सीकर तो बाय डिफॉल्ट बन गया। लेकिन रेफ्यूजी का स्टेटस उसे दिया जाता है सामने वाले देश की तरफ से। सो एवरी रेफ्यूजी इज एन असाइलम सीकर। लेकिन हर असाइलम सीकर रेफ्यूजी नहीं बन पाता है क्योंकि कई बार असाइलम सीकर को, यानी कि जो शरण की आस लगाकर जा रहा है, उसे रेफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया जाता। अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया जाता है यूएन की बॉडीज के द्वारा, टू बी वेरी स्पेसिफिक यूएनएचसीआर, या फिर जिस देश में आप शरण मांग रहे हैं उसके द्वारा, तो कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल होते हैं जो कि 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन के अनुसार होंगे। तो यूनाइटेड नेशंस में एक रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन हुआ था 1951 में। लगभग 150 देश, टू बी स्पेसिफिक 149 कंट्रीज ने इसको साइन किया हुआ है। तो उन देशों को वो प्रोटेक्शन देना आपको जरूरी है और वो केवल रेफ्यूजी को मिलता है। सो नॉट एवरी असाइलम सीकर विल बी कंसिडर्ड एज अ रेफ्यूजी बट एवरी रेफ्यूजी इज इनिशियली एन असाइलम सीकर। डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब दुनिया में रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। 2013 में जहां दुनिया में 18 मिलियन रेफ्यूजी थे ऑन रिकॉर्ड, वो अब 34.4 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं 2020 में। और अभी यूक्रेन वाला जो क्राइसिस है, इसके कारण रेफ्यूजी क्राइसिस और बढ़ेगा। मान के चलिए कि 5 मिलियन के आसपास और ये आंकड़ा बढ़ चुका है। सो दिस विल बी समवेयर अराउंड 40 मिलियन टुडे। और ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है, जिन्होंने दर्ज कराया है कहीं पर यूएन के रजिस्टर्स में कि हम रेफ्यूजी हैं। और दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने रेफ्यूजीज को बड़ी संख्या में अपने यहां शरण दे रखी है। तो सबसे बड़ी संख्या में रेफ्यूजी दुनिया में रह रहे हैं अभी टर्की में। तो सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, इन देशों से कई शरणार्थी टर्की में जाकर रह रहे हैं। और टर्की में रहने का कारण यह है कि यूरोपियन यूनियन ने टर्की के साथ एक डील करी थी कई साल पहले, जिसमें टर्की को पैसा दिया गया था कि आप ये पैसा रखिए और रेफ्यूजीज को अपने देश में शरण दे दीजिए। उसके बाद कोलंबिया, युगांडा, पाकिस्तान जैसे देश हैं। तो भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों इस लिस्ट में आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अफगान शरणार्थी और बांग्लादेश में म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। लेकिन कुछ और प्रकार के लोग हैं जो देश छोड़कर जाते हैं और उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक माइग्रेंट। तो यूरोपियन यूनियन में अक्सर रेफ्यूजीज का क्रिटिसिज्म होता है कि ये अपने देश में परसिक्यूट हो रहे हैं या फिर इनकी जान को खतरा है, इसीलिए देश छोड़कर नहीं आए, बल्कि अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बेहतर जीवन स्तर के लिए इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों को छोड़कर यूरोप की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए इन्हें इकोनॉमिक माइग्रेंट भी कहा गया था। तो इकोनॉमिक माइग्रेंट वो व्यक्ति होता है जो आर्थिक कारणों से अपने देश को छोड़कर जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए देश छोड़ेगा। जब उसके हालात ऐसे हैं कि खाने पीने को कुछ नहीं है, उसके पास जॉब्स नहीं है, तो वो व्यक्ति देश छोड़कर जाएगा। पर हाँ, काफी बड़ी संख्या में ऐसे इकोनॉमिक माइग्रेंट्स भी थे जो एक से दूसरे देश जा रहे थे और पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन के डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जा रहे थे। तो इन्हें परसिक्यूशन का कोई खतरा नहीं है। इन्हें इनकी सरकार एथनिसिटी के बेसिस पर या किसी रेस के बेसिस पर परसिक्यूट नहीं कर रही है और इन्हें इंटरनेशनल रेफ्यूजी वाला प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। इन्हें रेफ्यूजी का दर्जा नहीं दिया जाता। तो अभी रिसेंटली श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो कई श्रीलंकन माइग्रेंट्स भारत की तरफ रुक कर रहे हैं। तो उन्हें इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जो एक रेफ्यूजी को मिलता है। ध्यान में रखिए कि ये इकोनॉमिक बेसिस वाला माइग्रेशन
केवल गरीब व्यक्ति नहीं करते, पढ़े लिखे अमीर लोग भी एक से दूसरे देश जाते हैं। आप जानते ही होंगे भारत से कई लोग यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में पढ़ने जाते हैं, वहीं पर जॉब करते हैं। तो ये हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट्स हैं और इनकी सबसे बड़ी संख्या आती है भारत से। तो इंडिया और चाइना ये दो ऐसे देश हैं जो दुनिया को सबसे ज्यादा एजुकेटेड माइग्रेंट्स दे रहे हैं, और इसको हम कहते हैं भारत में ब्रेन ड्रेन। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए तो कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे अभी ब्रिटेन वाली इस डील के बारे में। तो देखिए, ब्रिटेन एक काफी डेवलप्ड कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट अब तो नहीं है लेकिन पहले था। तो यहां पर माइग्रेंट्स का हमेशा से टारगेट रहा है कि ब्रिटेन पहुंचा जाए या नॉर्डिक कंट्रीज में पहुंचा जाए, क्योंकि वहां पर जीवन स्तर बेहतर है, सोशल वेलफेयर सुविधाएं बढ़िया मिलती है। तो माइग्रेंट्स यूके पहुंचते कैसे थे? फ्रांस के रास्ते से। तो यूरोपियन यूनियन से यूके पहुंचने के लिए ट्रक्स फेरीज में चढ़ाए जाते हैं या फिर कुछ रेलवे नेटवर्क्स हैं, इनके थ्रू आया जा सकता है। तो देखिए, रेलवे नेटवर्क में जाना बड़ा मुश्किल था, तो इसीलिए पोर्ट ऑफ कैले से, फ्रांस से डोवर के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी फेरीज चलती है। तो इन फेरीज में ट्रक्स में छुपकर कई माइग्रेंट्स पहुंचना चाहते थे। तो ये जो इंग्लिश चैनल है, इसको क्रॉस करना एक काफी बड़ी चुनौती है। तो इस तरह की बोट्स में ये इलीगली क्रॉस करके इंग्लैंड पहुंच रहे थे कई माइग्रेंट्स, खास करके 2014 के बाद से, जब सीरिया में क्राइसिस बढ़ गया था। अब पैंडेमिक के दौरान कई सारी फेरीज, ट्रेन्स ये सब बंद हो जाती हैं, तो माइग्रेंट्स ने दूसरे रास्ते अपनाए। 2020 के बाद से जो इलीगल ट्रैफिकर्स हैं, जो इन शरणार्थियों को लेकर आते हैं इंग्लैंड में, इन्होंने इस तरह की छोटी छोटी बोट्स प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। और ये बोट्स, जो कई बार सेफ भी नहीं थी, इन बोट्स के माध्यम से इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया गया। इस तरह की बोट्स के माध्यम से 2020 में 8,500 और 2021 में 28,000 लोगों ने यूके में एंट्री करी और शरण मांगी सरकार से। लेकिन यूके की सरकार इस तरह से इलीगल एंट्री पर राजी नहीं थी, इसीलिए उसने उसे क्लैम्प डाउन करने के लिए काफी कुछ किया है पिछले एक साल में। नवंबर 2021 में कई लोग एक बोट के पलटने से मारे भी गए थे, क्योंकि इंग्लिश चैनल बहुत ही रफ समुद्र है, वहां पर मौसम अच्छा नहीं रहता है। तो कई बार ये छोटी बोट्स पलट जाती हैं और बहुत ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा मौसम है, तो यहाँ कई लोगों की मौत भी इस तरह से हो चुकी है। अब ब्रिटेन इन शरणार्थियों को फ्रांस से आने से तो रोक नहीं पा रहा है। बोट्स को रोकने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, नेवी को अपनी यहाँ पर लगाया था कि नेवी इन्हें रोके, लेकिन अल्टीमेटली दे डिड नॉट सक्सीड 100%। तो अब इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, और नया तरीका क्या है कि रेफ्यूजीज को आने से नहीं रोक सकते तो उन्हें आने दो, और लेकिन उन्हें दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दो। तो यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट मुझे एक ब्रिटिश एमपी का देखने को मिला था। अगर आप रेफ्यूजीज नहीं चाहते हैं तो फिर उन देशों में जहां से रेफ्यूजी आ रहे हैं उन्हें बॉम्ब बेचना बंद कर दो। तो ये रीजन भी सही है कि यूके ने दुनिया में इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स करवाई हैं, और उन्हीं कई कॉन्फ्लिक्ट्स का नतीजा है कि आज दिन तक वहां पर लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में खास करके, और उसके कारण आज भी रेफ्यूजी क्राइसिस है, और ये रेफ्यूजीज अल्टीमेटली यूके पहुंच रहे हैं। एनीवेज, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी एक डिटेल लेक्चर हो तो कमेंट करना, बना देंगे इस पर भी एक वीडियो। तो अप्रैल के महीने में यूके की सरकार ने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि रवांडा के साथ एक डील करते हैं, और रवांडा जो अफ्रीकी देश है, वहां पर हम अपने इमिग्रेंट्स को या फिर रेफ्यूजीज को भेज देंगे। लेकिन ये वाला मामला पूरा कोर्ट में चला गया है, और यूके सरकार के इस प्लान को अभी कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। प्लान क्या था जान लो। तो यूके अपने माइग्रेंट्स या असाइलम सीकर्स को हवाई जहाज में बिठाकर अफ्रीकी देश रवांडा भेजना चाह रहा था, 6,500 किलोमीटर दूर, और उन्हें वापस आने का वहां से कोई चांस नहीं है। रवांडा भेजकर प्लान ये था कि रवांडा की सरकार इन्हें वहां पर शरण दे दे, नौकरी वगैरह दे दे, और ये रेफ्यूजीज वहीं पर रहने लग जाएं, क्योंकि इनमें से कई रेफ्यूजीज ऑलरेडी अफ्रीका और मिडिल ईस्टर्न कंट्री से आ रहे हैं। तो इनको रवांडा भेजने का प्लान है। ये प्लान अगस्त के महीने से ही चालू होने वाला था, तो कुछ ही हफ्तों में ये चालू हो जाएगा। और रवांडा की सरकार ये प्लान क्यों एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि ब्रिटेन ने इन्हें वादा किया है कि आपको हम 120 मिलियन पाउंड्स पैसा देंगे, ताकि आप इन माइग्रेंट्स को वहां पर हाउसिंग दे सकें, उनके लिए जॉब्स तैयार कर सकें। और ये प्लान 5 सालों तक चलेगा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और उसके बाद लंबे समय तक इसे चलाना है या नहीं ये बाद में देखा जाएगा। तो ये एग्रीमेंट बिल्कुल साफ है, रवांडा को इकोनॉमिक बेनिफिट और रवांडा को उसके बदले में, पैसों के बदले में, इन माइग्रेंट्स को या असाइलम सीकर्स को अपने देश में शरण देनी है। इस प्लान को लाने के पीछे यूके की सरकार का क्या रीजन है वो भी जान लीजिए। तो यूके की होम मिनिस्टर हैं अभी भारतीय मूल की प्रीति पटेल। भारत से इनका कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है, बट हाँ भारतीय मूल की है। तो प्रीति पटेल इस प्लान को काफी पुश कर रही थी, और उन्होंने ये बताया कि यूके में असाइलम की बहुत बड़ी समस्या है। ऑलरेडी हम हजारों माइग्रेंट्स को यहाँ पर हाउस कर रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है, उन्हें होटल्स में रखना पड़ रहा है, और उन होटल्स का खर्चा ही डेली 5 मिलियन पाउंड के आसपास आने लग गया है। और प्रॉब्लम यह है कि जेन्युइन असाइलम सीकर नहीं, बल्कि कई लोग हमारे लूप होल्स का, हमारे सरकार के कानूनों के लूप होल्स का फायदा उठाकर स्मगल कर रहे हैं लोगों को। तो ये इकोनॉमिक माइग्रेंट्स को स्मगल किया जा रहा है स्मगलर्स के द्वारा। ये उनको बोट्स में बिठाकर यूके ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ का कानून ऐसा कहता है यूके का कि जो भी शरणार्थी यूके की धरती पर आ गया उसे
यूके की सरकार वापस नहीं भेज सकती। तो उनका कानून ये कहता है कि एक बार आपको उसे प्रोसेस करना होगा, चाहे आप उसे डिटेंशन सेंटर में रखें, नागरिकता ना दें, लेकिन एक बार अगर वो आपकी धरती पर आ गया तो आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। तो इस सिस्टम का गलत फायदा उठाया जा रहा है स्मगलर्स के द्वारा, और वो बड़ी संख्या में लोगों से पैसा लेकर उन्हें इंग्लैंड तक लाकर छोड़ रहे हैं इन बोट्स में। तो स्ट्रैटेजी ये है कि क्राइसिस को सॉल्व किया जाए, और इसके लिए स्ट्रैटेजी इन्होंने यही बनाई है कि रवांडा जैसे अफ्रीकी देश को ये असाइलम सीकर्स ट्रांसफर कर दिए जाए। अब यूके की सरकार को अगर एक असाइलम को रवांडा में सेटल करना है तो उसकी कॉस्ट आएगी 20 to 30,000 पाउंड। ब्रिटेन में इसी असाइलम सीकर को सेटल करने की कॉस्ट काफी ज्यादा है, और वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये बात साफ कह चुके हैं कि हम अभी जो 25,000 माइग्रेंट्स प्रोसेसिंग में हैं उनको रखने के लिए होटल पर डेली $5 मिलियन खर्च कर रहे हैं। तो ये उनका दावा है। यूके के जो माइग्रेशन मिनिस्टर हैं टॉम पर्सग्लॉफ, इन्होंने रिसेंटली एक न्यूज इंटरव्यू में कहा था कि वी आर स्पेंडिंग 5 मिलियन पाउंड्स एवरी डे केवल उन लोगों को होटल में रखने के लिए। लगभग 25,000 लोग हैं जो अभी असाइलम के लिए अप्लाई कर चुके हैं और ये पहुंच चुके हैं इंग्लैंड में। तो शरणार्थियों की संख्या आने वाले समय में बढ़ती जाएगी। ऐसे में 1,000-1,500 पाउंड लंदन में, इंग्लैंड में खर्च करने की बजाय अगर हम 120 मिलियन पाउंड रवांडा को दे देते हैं तो इसमें देश का और टैक्स पेयर्स का बहुत बड़ा फायदा है। ये ब्रिटेन के मिनिस्टर्स और सरकार का कहना है। क्या असाइलम सीकर्स को तीसरे देश ट्रांसफर करने का प्लान दुनिया में पहली बार इजाद किया गया है? जी नहीं, कई देश ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि ब्रिटेन इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर सबको बताकर कर रहा है। कई देश चोरी छिपे ये काम करते हैं, मतलब चोरी छिपे नहीं करते, उसको पब्लिसाइज नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया सालों से ये काम कर रहा है, इजराइल 8 सालों से कर रहा है, लेकिन वो उसको ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करते। उनकी सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश के आसपास कई ऑफशोर डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं। इनमें से कई सेंटर तो पापुआ न्यू गिनी, नाउरू जैसे देशों में है। यहां पर ये अपने असाइलम सीकर्स को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे असाइलम सीकर्स जो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब देशों से आ रहे हैं, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों से आ रहे हैं, इन शरणार्थियों को इन डिटेंशन सेंटर्स में सालों साल रखा जाता है और अल्टीमेटली कोशिश ये होती है कि ये वापस अपने देश चले जाएं। तो एक मानूस आइलैंड नाम की जगह है जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा सा डिटेंशन सेंटर भी बनाया हुआ है, और यहां पर हालात इतने अच्छे नहीं है। इनको लेकर कई बार न्यूज रिपोर्ट्स आती रहती है मानवाधिकार संगठनों की। इजराइल ये सेम प्लान जो यूके वाला है इसे अपना चुका है 8 साल पहले। 2014 से ये प्लान अपनाया जा रहा है। जब से मिडिल ईस्टर्न कंट्री या अफ्रीकन कंट्रीज में क्राइसिस शुरू हुआ है, ये रिसेंट वाला माइग्रेंट क्राइसिस, उस समय से इजराइल ने ये पॉलिसी अपनाई थी। इजराइल ने भी इस पर कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं करी थी, और अभी यूके के कुछ मिनिस्टर्स ने ओपनली बोल दिया कि हम तो इजराइल वाला प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो ये प्लान फिर से इनका चर्चा में आ गया। तो इजराइल क्या करता था कि जो अफ्रीकी देशों से माइग्रेंट आ रहे थे उन्हें रवांडा और युगांडा जैसे देशों में भेजा गया। उन देशों को पैसा दिया गया, उन्होंने चुपचाप पैसा लिया और इजराइल में आने वाले शरणार्थियों को अपने यहां पर जगह दे दी थी। लेकिन ट्रेडिशनली यूके का शरणार्थियों को लेकर रवैया ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देशों से कई गुना बेहतर रहा है। तो इसीलिए यूके की क्रिटिसिज्म भी उसी अनुसार हो रही है। तो अभी डेंजर्स क्या है? क्या एक देश अपने असाइलम सीकर्स को किसी तीसरे देश में थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर सकता है? तो इसके कई सारे डेंजर्स हैं, क्योंकि रेफ्यूजीज को वहां पर शरण मिलेगी, क्या उन्हें सिक्योरिटी मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई मान लीजिए कि कुछ अफ्रीकी देशों से ही अगर शरणार्थी यूके पहुंचे हैं, तो अगर वो कल को रवांडा चले जाते हैं और वहां पर उनकी एथनिसिटी के खिलाफ उन्हें परसिक्यूट किया जाता है एथनिसिटी के बेसिस पर, तो फिर वो क्या करेगा? अल्टीमेटली उसका यूके आना तो वेस्ट हो गया ना। और रवांडा से खुद कई शरणार्थी हर साल यूके जाते हैं, वो अपने देश में परसिक्यूटेड फील करते हैं। इनफैक्ट 2021 में 4 लोगों को नागरिकता दी है जो रवांडा से थे, ये यूके का ऑफिशियल डेटा बताता है। तो ऐसे में यूके का रवांडा को शरणार्थियों को भेजना थोड़ा सा गलत नजर आ रहा है। और रवांडा जैसे देश में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पहले रहे हैं, रवांडन जेनोसाइड हुआ है, मैंने उस पर एक लेक्चर भी बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले कमेंट में भी दे दूंगा, आप उसे देखिएगा कि रवांडन जेनोसाइड क्या था। और रवांडा के ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पर यूके की सरकार ने खुद उसकी आलोचना करी है पिछले 20 सालों में कई बार। तो ऐसे में आप शरणार्थियों को ट्रेड कैसे कर सकते हैं? दे आर नॉट कमोडिटीज। ये कोई कार्बन क्रेडिट नहीं है कि आप एक से तीसरे देश में इसको ट्रांसफर कर दो। तो ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यूएनएचसीआर ने भी इसको लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया है कि हम इस तरह के अरेंजमेंट्स के पूरी तरह खिलाफ हैं, और 1951 में जो रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन हुआ था उसके ये पूरी तरह से अगेंस्ट जाता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर करते हैं हम समाप्त। पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी अगर करना चाहते हो तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म को इस तरह से बनाया है कि आपकी यूपीएससी की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो। जीएस, सीसैट, ऑप्शनल सबकी तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर का। और यहाँ पर अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, और याद रखिए ये डिस्काउंट आपको मिलेगा महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर। तो सब्सक्रिप्शन का लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, और अभी हमने एमसीक्यू बुकलेट्स भी लॉन्च करी हैं जिसमें 11,000 प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं।
तो ये सब आपको फ्री में मिलेगा टिल 30th अप्रैल, तो इसका फायदा उठाइए। कल तक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के कुछ और बेनिफिट्स हैं, 1-on-1 मेंटरशिप आपको यहाँ मिलती है। CSE अश्योर के तहत अगर आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 1 ईयर एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन टाइम पीरियड हम आपको देंगे। 0% EMI पर सारे सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी डाउट है आपको कोर्स से, कोड से संबंधित, डिस्काउंट से संबंधित, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। वर्किंग आवर्स में हमारे हर हफ्ते नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज सैटरडे शाम 5 बजे होती है, इसमें हिस्सा लीजिए और नोट्स आप फ्री में जीत सकते हैं। यहाँ पर डू टेक पार्ट इन दिस वीकली टेस्ट सीरीज। लास्ट माइल प्रोग्राम इज फॉर इंटरव्यू एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।